है कि ममता बनर्जी को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं बंगाल को लेकर, और आज अमित शाह ने चिट्ठी भी लिखी ममता बनर्जी को, और चिट्ठी लिखकर ये कहा गया कि जिस तरह से प्रवासी मजदूरों की बंगाल में एंट्री नहीं होने दी जा रही है, या ट्रेन को जाने नहीं दिया जा रहा है, या जैसे बाकी राज्य सहयोग कर रहे हैं और ट्रेनें जा रही हैं, ममता बनर्जी उसकी परमिशन नहीं दे रही हैं। हालांकि उसके बाद मैंने देखा कि बाबुल सुप्रियो का एक बयान देखा किसी चैनल पर दोपहर में, जो केंद्रीय मंत्री हैं बंगाल से आते हैं आसनसोल से, बाबुल सुप्रियो ने उसके बाद कहा कि ममता बनर्जी ने अमित शाह की चिट्ठी के बाद 8 ट्रेनों के आने की इजाजत दी है, ऐसा बाबुल सुप्रियो ने कहा। तो मैं मानता हूं कि शाह की चिट्ठी का असर हुआ, एक बात। लेकिन मेरा बड़ा सवाल यही है कि जब देश भर में कोरोना है, हर राज्य मुसीबत का सामना करना हर राज्य को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, केंद्र से सबका कोऑर्डिनेशन है, तो शिकायत सिर्फ ममता बनर्जी को क्यों है, या केंद्र को भी शिकायत सिर्फ ममता बनर्जी से क्यों है? ये स्थिति क्यों आती है कि बंगाल में ट्रेन भेजने के लिए ममता बनर्जी की परमिशन नहीं मिलती है, और बंगाल के ही मजदूर हैं या देश के बाकी हिस्सों से मजदूरों को अपने राज्यों में बुलाने के लिए या व्यवस्था के लिए उस पर जितनी आसानी से चीजें हो रही है, ममता बनर्जी के राज्य में क्यों मुश्किलें हैं? ममता बनर्जी पर ही क्यों इल्जाम है कि वहां कोरोना के मरीजों की तादाद छुपाई जा रही है, वहां मरने वालों को जो कोरोना से मर रहे हैं उनके भी मरने का जो की वजह है वो नहीं बताई जा रही है? ये तमाम तरह के इल्जाम है। केंद्रीय जो टीम है, जो अलग अलग राज्यों 4 राज्यों में जो संक्रमित जिले हैं, उन जिलों की में जांच पड़ताल के लिए, या जो पैटर्न होता है उस पैटर्न की जांच के लिए जो केंद्रीय टीम भेजी गई, उसको सबसे अधिक मुश्किल बंगाल में ही क्यों हुई, या क्यों उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया, कई जगह नहीं जाने दिया गया, या जो मरीजों से नहीं मिलने दिया गया, अधिकारियों से नहीं मिलने दिया गया? ये तमाम आरोप जो केंद्रीय टीम गई थी, इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम, उनके लोगों का आरोप ममता बनर्जी सरकार पर था। इन सब पर मैं बात करना चाहता हूं, कुछ बात अपनी कहूंगा, कुछ आप बताएं, लेकिन साथ में ये भी कि आज मैं चाहता हूं कि लॉकडाउन से जो मुश्किलें हैं, हम लोग यहाँ हैं, दिल्ली में रहते हैं, कुछ चीजें हमें नहीं पता चलती है, और हम चाहते हैं कि आपके जरिए भी वो बातें आए। आप क्या महसूस कर रहे हैं? आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो कुछ कारोबारी होंगे, कुछ दुकान का काम करते होंगे, कोई नौकरी वाले होंगे, कोई प्राइवेट सेक्टर में होंगे। आपसे भी हम कुछ सुनना समझना चाहते हैं, वो उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ममता बनर्जी, चूंकि ममता बनर्जी की बात हमने शुरू की, अमित शाह ने आज चिट्ठी लिखी। चिट्ठी क्या लिखी, आप लोगों को सबको चिट्ठी का मजमून पता है, लेकिन उस चिट्ठी के बाद ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया, और वहां के बहुत सारे जो ममता बनर्जी के टीएमसी के नेता हैं, उन्होंने बहुत आरोप अमित शाह पर भी लगाए। पहले हम एक बार हालांकि आपको अमित शाह की चिट्ठी क्या लिखी है अमित शाह ने ये पता होगा, जिसमें उनका मुख्य मुद्दा यही था कि ट्रेनों को पश्चिम बंगाल पहुंचने की अनुमति न देना राज्य के प्रवासी कामगारों के साथ अन्याय है। ये मोटे तौर पर अमित शाह की चिट्ठी का मजमून था। वहां से जो उनके टीएमसी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं अभिषेक, उन्होंने ट्विटर पर बहुत तल्ख प्रतिक्रिया लिखी, और उन्होंने कहा कि केंद्र अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है, और गृह मंत्री 1 हफ्ते के बाद अचानक बोल रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जिनको केंद्र ने अपनी स्थिति पर छोड़ दिया है, और झूठे आरोपों को साबित करिए या फिर माफी मांगिए, ये उन्होंने लिखा। फिर डेरेक ओब्रायन जो दूसरे टीएमसी के प्रवक्ता हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन्होंने भी अमित शाह पर आरोप लगाया कि गहरी नींद से जाग गए, हम सोच रहे थे 40 दिनों के बाद मजदूरों को मुट्ठी भर चावल मिलेगा, सैलरी काट ली और अब जवाब दीजिए। ये सब आरोप प्रत्यारोप हुआ, और पूरे दिन मैंने टेलीविजन पर कुछ कुछ जगह लोगों के बयान और बाइट देखे। केंद्र का आरोप ममता बनर्जी पर, ममता बनर्जी का के नेताओं का आरोप केंद्र पर। लेकिन इन सब के बीच एक बात तो है कि ममता बनर्जी का तरीका, ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया, और कोरोना से मुकाबले के लिए केंद्र सरकार की कोशिश या टीम के प्रति ममता बनर्जी या उनकी सरकार या उनके सिस्टम का नजरिया कहीं ना कहीं वो संदिग्ध है और ऐतराजजनक है। आप कुछ भी कर सकते हैं, कह सकते हैं, सबसे अधिक मुश्किल ममता बनर्जी के सूबे में ही क्यों होती है, और वो इस तरह से रिएक्ट करती हैं। उनका एक इतिहास है इस तरह से केंद्र की किसी भी कोशिश के प्रति रिएक्ट करने का। उनकी मंशा केंद्र को लेकर संदिग्ध होगी, केंद्र को लेकर आशंकित होती होंगी। बंगाल में चुनाव होना है, और जिसको टग ऑफ वार कहते हैं, अस्तित्व की लड़ाई। एक्चुअली अगर कहीं अस्तित्व की लड़ाई
कोई सूबे में कोई मुख्यमंत्री लड़ रहा है तो ममता बनर्जी है, ये उस तरह से लड़ रही है। बाकी लोगों ने हो सकता है गिव अप कर दिया या उस तरह से मुकाबला नहीं किया, ममता बनर्जी उस तरह से लड़ रही है। लेकिन उस लड़ाई का मतलब अगर ये है कि कोरोना जैसी मुश्किल में भी, उस मुश्किल में अगर केंद्र की टीम जाती है और उस टीम को सबसे अधिक मुसीबत का सामना बंगाल में करना पड़ता है तो दिक्कत है। इसलिए कि वो टीम देश के बाकी 4 राज्यों में भी गई, उसमें मध्य प्रदेश भी है, उसमें गुजरात भी है, लेकिन उसकी मुश्किल सबसे अधिक बंगाल में ही क्यों हुई? और जो उन लोगों का आरोप है, जो टीम के जो सदस्य गए थे, उन के सदस्यों का जो बयान है, जो अलग-अलग जगह मैं देख रहा था, उसमें उन सब का बयान है कि भाई पश्चिम बंगाल में जो कुछ जिले हैं जिसमें जलपाईगुड़ी है, दार्जिलिंग है, कालिम्पोंग है, 24 परगना है, मिदनापुर है, हावड़ा है, कोलकाता है, ये सारे 6 जिले थे। इन 6 जिलों को सेंसिटिव घोषित किया गया था क्योंकि वहां से कोरोना पॉजिटिव या कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के खतरे ज्यादा थे। उसी तरह से महाराष्ट्र का मुंबई और पुणे, राजस्थान का जयपुर और उसके अलावा मध्य प्रदेश, इन राज्यों में जो 6 टीमें गई इसके लिए गठित हुई और बंगाल में 6 टीमें गई अलग से, चूंकि अलग अलग जिले थे। अब सबसे अधिक मुश्किलें हुई, उनको लेकर कन्फ्रंटेशन हुआ, चिट्ठी पत्री हुई केंद्रीय गृह मंत्री के बीच और बंगाल सरकार के बीच। तो ये सवाल तो है कि ऐसी स्थिति क्यों है, ऐसी संदिग्ध स्थिति बंगाल में ही क्यों है? और अगर हम, जो मैं पहले भी बता रहा था कि ममता बनर्जी का, अगर जैसे बीजेपी नेताओं का मैं लगातार देख रहा हूं, कैलाश विजयवर्गीय, हालांकि इसमें राजनीति है, इसमें कोई शक नहीं है। और जब भी आप देखेंगे चुनाव के पहले, चुनाव के बाद, हमेशा बीजेपी नेताओं का सबसे बड़ा टारगेट बंगाल है, इसमें भी कोई शक नहीं है। वो सब राजनीति दोनों तरफ से हो रही है, उसको थोड़ी देर के लिए हटाएं। हम तथ्य पर ही अगर बात करें तो उस तथ्य के मुताबिक बंगाल में इस बात की तस्दीक होती है, ऐसा लगता है कि कोरोना को लेकर जो एक पारदर्शिता होनी चाहिए वो पारदर्शिता नहीं है। जैसे जो इंटर मिनिस्ट्रियल टीम गई थी, सेंट्रल टीम, उस टीम ने भी जो कहा अपनी रिपोर्ट में, उसमें कहा कि बंगाल में अब तक 50 लाख लोगों का सर्वे किया जा चुका है और राज्य के दावे की पुष्टि करने वाले साक्ष्य सबूत टीम को नहीं मिल रहे हैं और पश्चिम बंगाल का जो रवैया है वो सहयोग वाला नहीं है। इसी टीम ने यह भी कहा था कि एक अखबार इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के हवाले से मैं कह रहा हूं कि 30 अप्रैल के बुलेटिन में राज्य ने कोविड-19 के मरीजों की संख्या 572 बताई थी, जिसमें से 139 डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, जिन्हें मिलाकर कुल 744 पहुंचती है। उसी दिन हेल्थ सेक्रेटरी से बात करने पर पता चला कि कोरोना के कुल मामलों की संख्या 931 है। इस तरह से राज्य के आंकड़ों में 187 का अंतर है, ये सेंट्रल मिनिस्ट्रियल टीम ने कहा। इसी तरह से और भी कई बुलेटिन और उसके हवाले से है। फिर है कि जो सेंट्रल मिनिस्ट्रियल टीम ने कहा, टेस्टिंग बढ़ाने के लिए पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य विभाग या उसके अधिकारी का रवैया कई बार ठीक नहीं है, कुछ चीजें छुपाने की बात हो रही। जैसे बाबुल सुप्रियो का मैं बयान देख रहा था किसी जगह कि किसी जिले में कोई ऐसी चिट्ठी या ऐसा कोई सूचना मिली कि वहां सरकार की तरफ से ये इंस्ट्रक्शन था, ये मुर्शिदाबाद को लेकर, कि वहां जो भी मरे, मौतें हो, मौत की वजह न बताई जाए और उससे कोरोना अगर कोई वजह है तो वो वजह छिपे। लेकिन वो उनका, बाबुल सुप्रियो का आरोप है कि जब उन्होंने इसको उजागर किया, उसके बाद जिस हॉस्पिटल के किसी अधिकारी का ट्रांसफर कर दिया गया क्योंकि ये अंदेशा हुआ कि वहां से चीजें लीक हुई। तो ये बहुत तरह की ऐसी सूचनाएं हैं जिन सूचनाओं के आधार पर ये लगता है कि बंगाल में पारदर्शिता नहीं है। मैं थोड़ी देर के लिए केंद्र की राजनीति को किनारे कर रहा हूं। जहां हॉस्पिटल है, जहां कोरोना मरीज है और केंद्र की टीम है, मुझे लगता है उसको रोकने की कोई वजह नहीं है कि वहां पुलिस बल या सुरक्षा एजेंसियां या बाकी जो ममता का सिस्टम है वो केंद्रीय टीम को, जिसमें अधिकारी होते हैं, जिसमें डॉक्टर होते हैं, उनको इस तरह से न सहयोग करे बल्कि एक जगह किसी तरह से उनको कन्फाइन कर दे। तो इसकी कई खबरें मैं लगातार पिछले, चूंकि 20-25 दिन से तनातनी चल रही है। जो राज्यपाल हैं गवर्नर जगदीप धनखड़, वो भी लगातार ट्वीट पर ट्वीट कर रहे हैं, हालांकि वो राजनीति कर रहे हैं। कई बार जो जिस ढंग से जगदीप धनखड़ बात करते हैं वो राज्यपाल कम नेता ज्यादा लगते हैं। और आज मैं उनका ट्विटर हैंडल देख रहा था, एक सेकंड आपको बताता हूं, अभी मैं उनका ट्विटर चेक कर रहा था। अब उनके ट्विटर पर गवर्नर जिस तरह से लिख रहे हैं वो, और वो इंटरव्यू दे रहे हैं टेलीविजन चैनल को, कई, देखिए राज्यपाल संवैधानिक पोस्ट होता है, ये अलग बात है कि राज्यपालों की गरिमा देश में गिरी है 70 सालों में,
एक से एक राज्यपाल हुए हैं और राज्यपालों की मिसालें अगर संवैधानिक उनके दायित्व और संवैधानिक मर्यादा के दायरे में देखें तो उस दायरे को बार बार तोड़ा गया है, चाहे वो यूपीए की सरकार हो, चाहे एनडीए की सरकार हो, चाहे किसी भी सरकार हो, हर सरकार में, चाहे यूनाइटेड फ्रंट की सरकार हो। इसी देश में रोमेश भंडारी जैसे गवर्नर भी हुए हैं जिन्होंने पता नहीं यूपी में क्या किया, किस तरह से जगदम्बिका पाल को मुख्यमंत्री बनाना और कल्याण सिंह को हटाना, तमाम कहानियां हैं राज्यपालों के किस्से अलग अलग राज्यों के। और अभी हाल में भी 2-3 राज्यपाल बहुत विवादास्पद हुए और तथागत रॉय के बयान के किस्से। और ये मैं सिर्फ उस पर आता हूं कि राज्यपालों की संवैधानिक मर्यादा और उसमें राजनीति। ममता बनर्जी के संदर्भ में गवर्नर जो है वेस्ट बंगाल के, वो ट्विटर पर जो लिख रहे हैं कि क्या क्या अनाज सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से फ्री में डिस्पैच किया गया और क्या बांटा जा रहा है, क्या नहीं बांटा जा रहा है, लेकिन जो ऊपर लिख रहे हैं आपका राज्यपाल आपका सेवक, आपका राज्यपाल आपका सेवक। एक्चुअली राज्यपाल संवैधानिक पद है, प्रधान सेवक प्रधानमंत्री है। तो प्रधान सेवक तो चुने हुए नुमाइंदे हैं, वो अगर प्रधान सेवक कह रहे हैं तो जनता के प्रति अकाउंटेबिलिटी प्रधान सेवक की है, तो वो कह रहे हैं। अब वो प्रधान सेवक के नुमाइंदे होकर गवर्नर अगर सेवक कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री क्या होता है? और यही तनातनी दोनों में हो रही है, चिट्ठियों का आदान प्रदान हो रहा है। ममता बनर्जी गवर्नर पर आरोप लगा रहे हैं, गवर्नर ममता बनर्जी लगा रही है गवर्नर ममता बनर्जी पर आरोप। इन आरोप प्रत्यारोप के बीच में कई बार हकीकत नहीं पता चल रहा है कि सच क्या है, लेकिन इतना जरूर पता चल रहा है कि ममता बनर्जी का रवैया केंद्र को लेकर, चूंकि वो बार बार फिर एक संवैधानिक ढांचे, फेडरल स्ट्रक्चर, संघीय ढांचे की बात करने लगती हैं और हर मौके पर उस ढांचे के कवच की आड़ लेकर वो तमाम ऐसी जिद भी ठान लेती हैं जो कई बार लगता है सही नहीं है। अगर हम अभी अभी की स्थिति भी देखें तो जिस तरह से जो हॉस्पिटल से जो चिंताजनक तस्वीरें या जानकारियां मिली, जो छुपाने की जानकारियां मिली, उससे लगता है कई बार जो मौतें हो रही है, जिसमें कहा गया इन्फ्लुएंजा की मौतों को छुपाया गया या इन्फ्लुएंजा से मौतों का नाम दिया गया, तो उससे लग रहा है कि ये पैनिक क्यों है? आपके पास अगर यहां से केंद्र से टीम जाती है, आप जाने दीजिए, और ये सवाल बंगाल को लेकर ही क्यों है? एक बात, अब हम बीजेपी के संदर्भ में आएंगे तो ये सवाल है कि बीजेपी को सबसे अधिक बंगाल की चिंता है। सूरत में क्या हो रहा है आप सबको शायद पता हो या ना, पता ही होगा कि सूरत में बीते 1 महीने के भीतर 5 बार सड़क पर मजदूर निकले हैं और पुलिस और मजदूरों में भिड़ंत हुई है। आज भी सूरत में 50 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और ये सूरत में इंडस्ट्रियल एरिया में काम करने वाले मजदूर हैं जिनकी वहां से नौकरियां चली गई है और वो मजदूर सड़क पर आ रहे हैं। उड़ीसा, बिहार और छत्तीसगढ़ के मजदूर हैं और उनको जाने नहीं दिया जा रहा और पुलिस में भिड़ंत हो रही है। रोज वहां हंगामे की तस्वीर हम छिटपुट देखते हैं। 5 बड़ी घटनाएं हुई है जिसमें आगजनी तक हो चुकी है। तो गुजरात है, गुजरात में भी टीम भेजिए, पता करिए ऐसा क्यों हो रहा है। गुजरात के मुख्यमंत्री 12-13 साल खुद मोदी रहे हैं, अभी विजय रूपानी है। तो गुजरात की स्थितियां कई मायनों में बेकाबू हैं। अगर कोविड के आंकड़े देखें, 1 मिनट में बता देता हूं, कोविड के अभी के जो आंकड़े देखें, जो अपडेट, जो कुछ राज्य जो बहुत सेंसिटिव हैं और जब बहुत बुरी स्थिति है उसमें गुजरात है। 1 मिनट होल्ड करिएगा, कोविड ट्रैकर मैं जरा खोल लेता हूं ताकि बीच में जानकारी उसकी भी आती रहे। तो अभी अगर हम कोविड के मामलों में देखें, जो कोरोना मरीजों के मामले में गुजरात नंबर 2 है। महाराष्ट्र में 731 मौतें हो चुकी अभी तक, जब मैं आपको बता रहा हूं, ये लाइव ट्रैकर के मैं बता रहा हूं। 449 मौतें गुजरात में हो चुकी है, जिसमें भारत में अगर देखें तो नंबर 1 महाराष्ट्र और मुंबई, नंबर 2 गुजरात, और गुजरात में सूरत एक हॉटस्पॉट है। तो सवाल उठता है सूरत का हॉटस्पॉट होना और सूरत में स्थिति बेकाबू होना। अभी मैं देख रहा था एक इंडस्ट्रियल टाउनशिप के मजदूर चूंकि भीड़ की शक्ल में बार बार बाहर आ रहे हैं, तो सेंटर फॉर सोशल स्टडीज के एसोसिएट प्रोफेसर हैं गगन बिहारी साहू, उनका कहीं मैं बयान देख रहा था जिसमें वो कह रहे हैं बेरोजगारी, मशीन बंद होना, बाजार बंद होना, फैक्ट्री बंद होना, और ये सब सरकार की अपील के बाद। आपको याद होगा प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपील की थी कि कामगारों को मत निकालिए, उनकी कद्र करिए और वेतन दे सकते हैं, देखिए उनके दीजिए। उनके गुजरात में क्या हो रहा है? तो ये आरोप बीजेपी पर ममता बनर्जी का है लगातार, या ममता बनर्जी के नेताओं का है कि आप बंगाल की चिंता कर रहे हैं, आप गुजरात टीम क्यों नहीं भेज रहे हैं? तो ये दोनों तरफ से राजनीति हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। इस राजनीति में हकीकत सामने नहीं आ रही है। हम जैसे लोग, मैं तो यार टेलीग्राफ पढ़ूं तो एक पहलू पता है, बाकी हिंदी अखबार पढ़ूं तो दूसरा पहलू पता चलता है। उन पहलू के बीच में कहीं तथ्य छुपा हुआ है। और एक चीज मैं यहां से आज कह सकता हूं कि ममता बनर्जी का रवैया
निश्चित तौर पर संघीय ढांचे के बचाव की कवच लेते हुए, उसकी आड़ लेते हुए आपत्तिजनक और ऐतराजजनक है। और ये उनका अतीत और ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, एक लड़ाकू की तरह, फाइटर की तरह, स्ट्रीट फाइटर की तरह, और उसकी तारीफें होती रही। लेकिन वो बात अलग है और अभी की मुश्किलें अलग है। हम अतीत में भी देखेंगे, ममता बनर्जी 13-14 साल पहले भी 26 दिन के लिए उन्होंने खुद धरना दिया था सिंगूर मोटर प्रोजेक्ट के खिलाफ, और तब 26 दिन का धरना मामूली बात नहीं होती है। 90 के दशक में चर्चा में ही इसलिए आई और इसीलिए उनकी प्रोफाइल बनी लड़ाकू और फाइटर की तरह। ज्योति बसु मुख्यमंत्री थे और वो राइटर्स बिल्डिंग में घुस गई थी, और उसके बाद जिस ढंग से हंगामा किया, वो एक छवि उनकी है। लेकिन वो छवि विपक्ष के तौर पर, लड़ाकू की तौर पर, स्ट्रीट फाइटर के तौर पर, एक आंदोलनकारी नेता के तौर पर, लेफ्ट से मुकाबला करने वाले एक नेता के तौर पर, क्या वही स्थिति मुख्यमंत्री के तौर पर भी आप करती हैं? मैं तो कहूंगा कि 3-4-5 सालों से, खासतौर से जब बीजेपी का टकराव होता है, वो स्थिति दिखती है, एक पहलू। अब दूसरा पहलू भी जरूरी है, बीजेपी के नेताओं का भी पूरा फोकस बंगाल पे है। कैलाश विजयवर्गीय, बंगाल पे उनकी खास दृष्टि है। बंगाल चुनाव में क्या हुआ, हिंसा हुई, सबसे अधिक हिंसा भी बंगाल में हुई, सब कुछ बंगाल में है, और इस बार भी स्टेक बंगाल में है। इन सब के बीच मेरी राय है कि गलती वहां भी है। बंगाल में ममता बनर्जी की तरफ से जो पारदर्शिता होनी चाहिए वो नहीं है, और ये किसी भी तरह से ये इस शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए कि मौतों को छुपाया जा रहा है, या जो किट, ये भी कहा जा रहा है कि जो किट, गवर्नर ने भी कहा है कि जो वो उनको किट दिया गया है वो किट सफिशिएंट है, 26,000 या 40,000, 42,000, कई तरह के आंकड़े कंफ्यूजिंग कई जगह देख रहा हूं। ममता बनर्जी कह रही है उनको किट नहीं मिला, गवर्नर या राज्य सरकार, सॉरी, केंद्र के नुमाइंदे कह रहे हैं उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। उसी तरह से अनाज वितरण में है। और इन सब के बीच बड़ी चीज की केंद्र को चिट्ठी लिखना कि आप प्रवासी मजदूर जो आपके सूबे के हैं उनकी एंट्री के लिए ट्रेन नहीं जाने देना। तो ये बात समझ में नहीं आई कि आपके राज्य के मजदूर, आपके नागरिक, और उसके बाद दूसरे राज्य के लोग अपने राज्यों को बुलाने के इंतजाम में लग गए। हालांकि रिलक्टेंसी कई राज्यों की थी, लेकिन है, फिर उसके लिए चिट्ठी क्यों लिखना पड़े, और चिट्ठी लिखने के बाद क्यों 8 ट्रेनों को इजाजत मिले, जो बाबुल सुप्रियो बता रहे हैं, उस तथ्य को मैं उनके हवाले से ही कहा। तो ये सारे सवाल हैं, इन सवालों के बीच कहीं बिटवीन द लाइंस है। उस बिटवीन द लाइंस का जैसे और जानकारी मिलेगी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं चाहता हूं एक बार बीच में, चूंकि आप सब बहुत सारे लोग, इसी में ममता बनर्जी की जिद की वो चर्चित कहानी है, जब कोलकाता पुलिस के कमिश्नर थे राजीव कुमार, और शारदा चिटफंड घोटाले में उनसे जांच के लिए सीबीआई टीम वहां पहुंच गई थी, और उसके बाद बंगाल पुलिस कवच की तरह राजीव कुमार को बचाने में सामने खड़ी हो गई, और धक्का मुक्की की नौबत हुई, सीबीआई टीम उनको राजीव कुमार तक नहीं पहुंच पाई, और ममता बनर्जी मुख्यमंत्री रहते हुए अपने कमिश्नर के बचाव में खुद धरने पर बैठ गई धर्मतल्ला में रात को, और तमाशा होता रहा। भला ये होता है कि मुख्यमंत्री अपने पुलिस कमिश्नर के बचाव में धरने पर बैठ जाए, और उस धरना स्थल पर राजीव कुमार खुद भी मौजूद थे सिविल ड्रेस में, और उनके सारे पुलिस वाले। क्या जरूरत है भाई? अगर उन पर कोई आरोप है पुलिस कमिश्नर पर, अगर घोटाले का कोई सबूत है, अब आप ये कह सकती हैं कि वो आरोप गलत है, कॉन्कॉक्टेड है, किसी और को फंसाने का, वो सारी चीजों के लिए अदालत है, कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट है। मुख्यमंत्री के तौर पर अगर आप सुप्रीम कोर्ट का गुहार लगाएंगी तो आधी रात को भी सुप्रीम कोर्ट अदालतें खुली है। लेकिन वो सब करने की बजाय आप जिद ठानकर आप वहां धरने पर बैठ जाएं, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा था, और उनसे पूछताछ शिलोंग में राजीव कुमार से हुई, बाद में उनका तबादला भी हुआ। उसके बाद की भी लंबी कहानी है, लेकिन उसमें गए बगैर सिर्फ ममता का जो रवैया है वो रवैया लड़ाकू होने का है, फाइट करने का है। और अब बीजेपी को लेकर उनको लगता है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार, चूंकि लोकसभा चुनाव में 18 सीटों पर कामयाबी भी मिली, तो उनको डर लोकसभा चुनाव का है। दोनों की तरफ से वही स्थिति है, दावपेच। इस दावपेच में जो राज्य में कोरोना की स्थिति है वो आने वाले समय में कुछ खतरनाक मुकाम तक न पहुंचे, इसका खतरा है। तो मेरी बात यही बीच